हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इटिस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद की लिखी हुई एक बहुत ही शानदार शॉर्ट स्टोरी जिसे हिंदी में पब्लिश किया गया था कफन नाम से और इंग्लिश में इसे पब्लिश किया गया द श्राउड नाम से। ये जो स्टोरी है ये प्रेमचंद ने पब्लिश की थी 1936 में उनकी डेथ से जस्ट कुछ टाइम पहले, और ये बहुत ही एक पावरफुल शॉर्ट स्टोरी में कंसिडर की जाती है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके कैरेक्टर्स के बारे में भी देख लेते हैं। वैसे तो हमारे पास दो मेन कैरेक्टर्स है, बट पूरी स्टोरी में हमारे पास तीन कैरेक्टर्स हैं। दो मेन कैरेक्टर जिसमें एक फादर है जिसका नाम घीसू है और एक सन है जिसका नाम माधो है, और माधो की वाइफ है जिसका नाम बुधिया है। सो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है कि फादर और सन दोनों अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हुए हैं एक बोन फायर के पास में, और बेटे की जो वाइफ है यानी माधो की जो वाइफ है जिसका नाम बुधिया है वो लेबर पेन से चिल्ला रही है, यानी उसको डिलीवरी होने वाली है तो लेबर पेन से वो बुरी तरह से रो रही है। कभी कभी तो वो इतनी तेज चिल्लाती है कि दोनों जो बाहर फादर और सन बैठे हुए हैं उनका खून ही सूख जाता है। और घीसू बोलता है, घीसू जो फादर होता है वो बोलता है ऐसा लगता है कि शायद अब वो जिंदा नहीं बचेगी, आज पूरे दिन भर से वो तड़प रही है, इधर उधर वो उछल रही है, तू अंदर जाके देखता क्यों नहीं है। तो इस पे सन बोलता है, सन जिसका नाम माधो है, अगर उसे मरना है तो चाहे वो अभी मर जाए, अंदर जाने से कोई फायदा नहीं है। फादर बोलता है तू कितना ज़्यादा हार्टलेस है, मतलब कितना ज़्यादा बेरहम है। कम से कम जिस औरत के साथ में तूने एक ईयर स्पेंड किया है उसे जाके एक बार देख तो ले। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उसकी शादी 1 साल पहले हुई थी। वो बोलता है कि नहीं, मैं उसे इस तरीके से तड़पते हुए नहीं देख सकता। ये जो दोनों फादर और सन है ये एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी एक चमार फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनके गांव में बहुत ही गंदी रेपुटेशन थी। हर कोई इन्हें गांव में एकदम नफरत से देखा करता था, और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा लेजी भी थे। बस पूरे दिन भर दोनों बाप बेटे बैठकर पाइप स्मोक किया करते थे, यानी सिगार पीते रहते थे। इसलिए कोई भी इन्हें हायर भी नहीं करता था, कोई भी इन्हें कोई काम धंधा भी नहीं देता था। अगर कभी इनके घर पे कुछ मुट्ठी भर अनाज पड़ा होता तो ये कभी काम की तरफ देखते भी नहीं थे, और जब इनके पास वो भी खत्म हो जाता तो घिसू चढ़ जाता एक पेड़ के ऊपर, उसकी लकड़ियाँ तोड़ता और माधो उसे जाके मार्केट में बेच देता था। और फिर जब तक इनका पैसा चलता रहता तब तक वापस ये कोई काम धंधा नहीं करते थे। मतलब दोनों बहुत ही ज़्यादा आलसी थे, और इसलिए गांव में बहुत ही गंदी रेपुटेशन इन लोगों ने अर्न की हुई थी। लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि गांव के लोग उनके बारे में क्या सोचते थे क्या नहीं सोचते थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि गांव में काम धंधे की कोई कमी थी, गांव में अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेज थे पैसा कमाने के, लेकिन लोग इन्हें काम पे बुलाया ही नहीं करते थे, क्योंकि या तो ये डबल पैसा चार्ज किया करते थे या फिर ये बहुत ही ज़्यादा आलस किया करते थे। इनके घर पे भी ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, सिर्फ 2-3 मिट्टी के बने हुए कुछ किचन आइटम्स थे, और इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं थे। कपड़े एकदम फटे हुए पहनते थे, जिसमें से आधा शरीर को तो इनका बाहर ही झांकता रहता था। हर कोई गांव में इनकी इंसल्ट करता था, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। कभी कभी लोग इनको पैसा उधार भी दे दिया करते थे इनकी कंडीशन पे दया खाकर, हालांकि लोगों को पता होता था कि ये पैसा मेरे पास वापस कभी भी नहीं आएगा, फिर भी लोग इन पे दया खाकर पैसा इन्हें दे दिया करते थे। और जब हार्वेस्टिंग टाइम होता था, यानी जब फसल पकने का टाइम होता था, तो ये किसी के खेत से जाके मटर चुरा के ले आते, या फिर किसी के खेत में जाके आलू निकाल के लेकर आ जाते थे, और बस उसी को फ्राई करके या उसी को बेक करके खा लिया करते थे। या फिर रात में किसी के खेत में घुस जाते और शुगर के यानी गन्ने उखाड़ के ले आते थे, और बस पूरी रात भर उन्हीं को चूसते रहते थे, खाते रहते थे। घीसू ने अपने जीवन के 60 साल बिल्कुल इसी तरीके से एकदम नाकामी में निकाल दिए थे, और उसका जो बेटा था माधव वो भी अपने फादर के ही फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा था, यानी उनके ही कदमों पे चल रहा था। अब दोनों वहाँ पे झोपड़ी के बाहर बैठे हुए पटेटोज रोस्ट कर रहे थे, यानी आलू को वो सेक रहे थे, पका रहे थे, जो कि वो किसी के खेत में से उखाड़ के लेकर आए थे। घीसू की वाइफ तो काफ़ी टाइम पहले ही मर चुकी थी, यानी माधो की जो मदर थी वो काफ़ी टाइम पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी, और माधो की अभी पिछले साल ही शादी हुई थी।
जब से माधो की शादी हुई थी तब से माधो की जो वाइफ थी यानी जो बुधिया थी ये नए तौर तरीके अपनाया करती थी ताकि इन दोनों को काम धंधे पे लाया जा सके, इन दोनों की ज़िंदगी सुधारी जा सके। लेकिन ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा बेशर्म आदमी थे। जो कुछ भी वो कमाते थे उसी को खा लिया करते थे, लेकिन खुद कभी काम पे कभी भी नहीं जाया करते थे। और इनफैक्ट उसके आने के बाद तो ये और ज़्यादा आलसी होते चले गए। अब घिसू इस समय आलू छिल रहा था और वो बोलता है जा एक बार अंदर जाके देख भाई क्या प्रॉब्लम है उसे, वो इतना ज़्यादा चिल्ला रही है। लेकिन माधो को अंदर जाने से डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि अगर मैं अंदर चला गया तो घिसू पीछे से, मतलब मेरे फादर पीछे से पूरे आलू खा जाएंगे। और वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे अंदर जाने में डर लग रहा है। डर लग रहा है? अरे डर की क्या बात है, मैं यहाँ पे हूँ ना, तुझे डरने की क्या जरूरत है। तो फिर एक काम करो, आप अंदर चले चले जाओ, माधो बोलता है। घिसू बोलता है जब मेरी वाइफ की डेथ हुई थी तो 3 दिन तक मैं उसके बगल से भी नहीं हटा था। और अब अगर मैं अंदर जाऊंगा तो क्या उसको शर्म नहीं आएगी? पूरी जिंदगी भर तो मैंने कभी उसका चेहरा भी नहीं देखा, यानी उसने हमेशा मुझसे घूंघट किया। और अभी पता नहीं वो किस हालत में वहाँ पे पड़ी होगी, उसके कपड़े कैसे हो रहे होंगे। तो तू अंदर जाके एक बार देख के आ जा। इस पे माधव बोलता है कि मुझे तो इस बात की डर है कि अगर उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया तो क्या होगा, हमारे किचन में तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं, घिसू बोलता है कोई बात नहीं, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। अगर भगवान ने तुम्हें चाइल्ड दिया है तो जिन लोगों ने हमारी आज तक बिल्कुल भी हेल्प नहीं की वो भी तुम्हें कुछ ना कुछ दे देंगे। मतलब अगर तुम्हारे घर पे बच्चा पैदा हो गया तो लोगों से हमें कुछ ना कुछ खाने को या फिर कुछ सामान वगैरह मिल जाएगा। अब दोनों गर्मा गर्म पटेटोज खा रहे होते हैं, आलू खा रहे होते हैं। हालांकि उन्होंने पिछले दिन से कुछ भी नहीं खाया था, पिछले एक दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। और दोनों में इतना भी सब्र नहीं था कि आलू को ठंडा होने दे उसके बाद में खाए, क्योंकि आलू का छिलका तो गर्म होता नहीं है लेकिन अंदर से तो गर्म होता है। तो जैसे वो आलू को मुंह में डालते थे वैसे उन्हें बड़ा गर्म लगता था, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी खाते थे कि कहीं कोई दूसरा मुझसे ज़्यादा ना खा जाए। और उनका ये सोचना था कि वैसे भी पेट में जाके तो आलू वैसे भी ठंडा हो ही जाना है, इसलिए मुँह ही तो जलेगा तो मुँह को तो एक बार जल जाने दो, लेकिन जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा आलू को खा रहे थे। हालांकि गरम गरम आलू खाने से उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। आलू खाते खाते घीसू को ठाकुर की शादी का वो दिन याद आता है जो आज से 20 साल पहले हुआ था। वो शादी कितनी ज़्यादा यादगार थी। उस शादी में इतना सब कुछ था खाने के लिए कि उसने पूरी लाइफ में अपना इतना सब कुछ कभी नहीं खाया। इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग मील थी वहाँ पे, मतलब इतना जी भर के उसने वहाँ पे जिमा था, इतना जी भर के उसने वहाँ पे खाना खाया था। यहाँ तक कि जो गर्ल की फैमिली थी यानी लड़की वाले की जो फैमिली थी उन्होंने पूड़ी भी सर्व की थी हर किसी को, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, हर किसी को पूड़ी मिली थी। और लोगों ने भर भर के पूड़ियाँ खाई थी, वो भी एकदम देसी घी में बने हुए हैं, जिसमें ड्राई वेजिटेबल डिशेस भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे खाने के लिए, मतलब बहुत सारे पकवान भी थे। घिसू अपने बेटे से बोलता है मैं तुझे कैसे बता सकता हूँ कि वो कितना ज़्यादा टेस्टी खाना था। आजकल तो लोग वैसे खाने पे किसी को बुलाते ही नहीं है, लोग अपने बेटे बेटी की शादियाँ भी नहीं करते हैं और ना ही अगर उनके कोई मर जाता है तो भी वो लोग खाने पे बुलाते नहीं हैं। आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो गए हैं। फिर वो बोलता है जब हम लोग वहाँ पे खाना खा रहे थे तो जो सर्वर्स थे वो हमारे लिए एकदम गर्मा गर्म खुशबूदार कचौरी लेकर आए थे और हमने इतना ज़्यादा खा लिया था उसके बाद भी मैं रुका नहीं, मैं और ज़्यादा कचौरी खा गया। फिर माधव पूछता है अच्छा कितनी कचौरी खाई आपने? बोलता है मैं शायद 20 से ज़्यादा कचौरी खा गया था। माधव बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो 50 कचौरी खा लेता। हाँ तो शायद मैंने भी 50 से कम नहीं खाई होगी। और वैसे भी उस समय तो जब मैं तेरे जितनी उम्र का था मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी हुआ करता था। अब उन लोगों ने आलू खा लिए और उसके बाद उन्होंने पानी भी पी लिया और फिर दोनों अपने मुंह पर अपनी धोती ढक के और वहीं पे पाँव पसार के सो गए, एक दूसरे के पेट के ऊपर पाँव पसार के सो गए, बिल्कुल ऐसे जैसे कॉइल्ड पाइथन होता है, यानी जैसे अजगर कुंडली मार के सो रहा है। जबकि अंदर अभी भी जो बुधिया है वो दर्द से बुरी तरह से चिल्ला रही थी, लेबर पेन से बुरी तरह से चिल्ला रही थी। मॉर्निंग में क्या होता है, माधो अंदर जाता है चेक करने के लिए, अपनी वाइफ को चेक करने के लिए, और देखता है कि वो तो एकदम ठंडी पड़ चुकी है, उसके मुंह के आसपास मक्खियाँ भिन भिन आ रही है। इसका मतलब वो मर चुकी है। ना सिर्फ वो बल्कि उसके गर्भ में जो बच्चा था, उसके वॉम्ब में जो बच्चा था वो भी मर चुका है। अब माधो वापस जाता है घिसू के पास भागकर और दोनों जोर जोर से छाती पीट पीट के रोने लग जाते हैं। जब वो दोनों रो रहे होते हैं तो सारे नेबर्स भी आ जाते हैं, पड़ोसी भी आ जाते हैं भागकर, और जैसा कि कस्टम होता है, मतलब रिवाज होता है, उन दोनों को शांत करवाने की कोशिश करते हैं। अब घिसू और माधो को अंतिम क्रियाकर्म भी करना था, तो अब उन लोगों को एक कफन की ज़रूरत थी, लेकिन उनके पास पैसे तो थे ही नहीं। तो दोनों रोते रोते जाते हैं
गांव के ज़मींदार के पास में। अब ये जो गांव का ज़मींदार है ये इनसे बहुत ही ज़्यादा नफरत किया करता था, मतलब इनकी शक्ल देखना भी उसे पसंद नहीं था। और कई बार तो इसने उन्हें पीटा भी था क्योंकि उनकी आदत ही खराब थी। कभी कुछ सामान चुरा के ले आते या फिर कभी प्रॉमिस किया करते थे कि भाई हम लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, और फिर अपनी शक्ल नहीं दिखाते थे। तो ज़मींदार से ये लोग पिट भी चुके थे, इसलिए ज़मींदार इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता था। फिर भी वो पूछता है, क्या हो गया भाई, चिल्ला क्यों रहे हो, क्यों इतने दिन कहाँ छुपे हुए थे तुम लोग। और ऐसा लगता है कि जैसे शायद तुम लोगों को लात मार के गाँव से बाहर निकाल देना चाहिए। अब घिसू वहीं पे लेट जाता है और अपना सिर ज़मीन पर रख लेता है, उसके चरणों के एकदम पास में, ज़मींदार के चरणों के एकदम पास में अपना सिर रख लेता है। और फिर बोलता है, सरकार मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है, माधो की वाइफ गुजर चुकी है, वो मर चुकी है और वो पूरे दिन भर तड़प रही थी। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, उसे मेडिसिन्स, उससे सारी दवा दारू हम लोगों ने करवाई, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन फिर भी वो हमें बीच में छोड़ के चली गई। अब कोई भी नहीं है जो हमें एक सिंगल रोटी भी दे सके। हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, हमारा घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आपके अलावा हम किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकते। अब जो ज़मींदार है, हालांकि वो एक कोमल दिल वाला, सॉफ्ट दिल वाला आदमी था, तो उसे गुस्सा तो बड़ा आ रहा था कि जैसे कि वो बोले कि ले जाके दफना दो अपनी वाइफ को कहीं पे, ले जाके उसकी शक्ल नहीं देखनी मुझे। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि यार ये ओकेजन नहीं है। अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ वो 2 रुपये उठा के फेंक देता है। देखता भी नहीं है कि 2 रुपये किधर गए, बस जिस तरफ घिसू और माधु खड़े हुए थे उसी डायरेक्शन में उठा के फेंक देता है और दोनों वहाँ से 2 रुपये लेकर चले जाते हैं। अब जब जमींदार ने 2 रुपये दे दिए थे तो गांव के जो दूसरे लोग थे, जैसे गांव के दूसरे बनिया और मनी लैंडर्स, वो कैसे पैसे देने के लिए मना कर सकते हैं। तो घिसू और माधो सबके पास जाते हैं और जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें क्रियाकर्म के लिए थोड़ा सा पैसा दे दो। लोग कुछ उन्हें 1 रुपया दे देता है, कोई उन्हें 2 आना दे देता है, कोई 5 आना दे देता है, कोई उन्हें लकड़ी काट के ला देता है, कोई उन्हें अनाज दे देता है। इनफैक्ट गांव की जो कुछ काइंड हार्टेड वुमेन थी, यानी कुछ दयालु जो औरतें थी, वो भी आती है माधो और घिसू की झोपड़ी में उस लाश के पास में रोने धोने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर रो धोकर वो भी वहाँ से चली जाती है। अब घिसू और माधो तो वहाँ जा चुके थे मार्केट में क्रियाक्रम का सामान बटोरने के लिए। तो वो बोलते हैं हमारे पास चिता के लिए लकड़ियाँ तो हो ही चुकी है, काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ हमारे पास आ चुकी है, कुछ पड़ोसी ने दे दी, कुछ हम लोगों के पास पहले से थी, और अब हमें बस एक कफ़न की ज़रूरत है। तो एक काम करते हैं, एक सस्ता सा कफ़न ले लेते हैं। वैसे भी हम चिता के ऊपर लाश को रात को लेकर जाएंगे, तो रात को तो कोई कफ़न क्या ही दिखेगा, इसलिए हम लोग एक सस्ता सा कफ़न ले लेते हैं। घिसू बोलता है, कितना बैड कस्टम है ना, मतलब क्या अजीब से रीति रिवाज है ना। जब वो जिंदा थी तब तो किसी ने उसको तन ढकने के लिए, अपना शरीर ढकने के लिए एक कपड़ा भी नहीं दिया, और अब जब वो मर गई है तो उसके मरे हुए शरीर को ढकने के लिए लोग कफन के लिए पैसे दे रहे हैं। और वैसे भी कफन तो लाश के साथ में जल ही जाएगा। अगर हमारे पास ये 5 रुपीज़ होते, मतलब सॉरी मैं बताने भूल गया, एक्चुअली इधर उधर से जब ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं तो इन लोगों के पास टोटल 5 रुपीज़ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये बोलते हैं अगर हमारे पास ये 5 रुपये पहले होते तो शायद हम उसके लिए कुछ दवा भी ला सकते थे बुधिया के लिए। अब ये दोनों एक दूसरे के मन की बात जान जाते हैं। मतलब मन की बात क्या होती है कि वही कफन का एक्चुअली सेंस ही क्या है। जब वो मर ही चुकी है तो कफन तो उसके साथ जल ही जाएगा। और चलते चलते ये एक वाइन हाउस के पास में आ जाता है, मतलब एक शराब खाने के पास में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे घिसू एक बॉटल लिकर की ऑर्डर कर देता है, यानी शराब की एक बॉटल ले लेता है, कुछ गजक ले लेता है और कुछ उसके साथ में नमकीन वमकीन चखना वखना ले लेता है। अब दोनों एक गिलास पीते हैं, फिर उसके बाद दूसरा गिलास पीते हैं, और घिसू बोलता है कि यार वैसे कफन लेने का सेंस ही क्या बनता है, वो तो उसके साथ में ही जल जाएगा ना। अब माधो आसमान की तरफ देखता है, जैसे कि आसमान पे जो देवता हैं उनकी तरफ वो अपनी मासूमियत प्रूव करते हुए बोल रहा है कि यार चीज़ें ऐसी तो होती है, लोग ब्राह्मण को हज़ारों रुपए दे देते हैं, किसको पता है कि मरने के बाद कोई आदमी स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा, और सच में जाएगा ही या नहीं जाएगा। वैसे भी बस अमीर लोगों के पास पैसा होता है, इसलिए वो इस तरह का झूठा दिखावा करते हैं। माधव पूछता है घिसू से, लेकिन अगर लोगों ने पूछा कफन के बारे में तो लोगों को क्या जवाब दोगे। घिसू हंसने लग जाता है। वो बोलता है मैं उन्हें बोल दूंगा कि पैसे मेरे पास से फिसल के नीचे गिर गए और हमने खूब ढूंढा लेकिन वो हमें मिले नहीं। फिर माधव भी हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि बुधिया वास्तव में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मरने के बाद में भी वो हमारे खाने पीने की चिंता कर रही है, मतलब उसी की वजह से हमें अभी खाना पीना मिल रहा है। और अब तक पीते पीते उनकी आधी शराब की बोतल ख़त्म हो चुकी थी। अब घिसू क्या करता है, पूड़ी का ऑर्डर दे देता है, पूड़ी मीट और कुछ वेजिटेबल्स का, सब्जी का ऑर्डर दे देता है।
और फ्राइड फिश का ऑर्डर दे देता है खाने के लिए। जो शॉप थी वो वाइन हाउस के एकदम बगल में थी। माधो जाता है और बड़ी बड़ी प्लेट्स के ऊपर ये सारा सामान, पूड़ी सब्जी वगैरह लेकर आ जाता है, और ऐसा करने में अब उसके करीब आधा रुपया और जा चुका था, यानी 50 पैसे और जा चुके थे। दोनों बैठ जाते हैं पूड़ी खाते हुए, बिल्कुल वैसे जैसे कि कोई टाइगर अपने शिकार पे बैठा हो, यानी काफ़ी दिनों से जैसे उन्होंने खाया ही नहीं हो। उन लोगों को किसी चीज़ का डर नहीं था कि लोग उनको देखकर उनके बारे में क्या सोचेंगे, लोग उनसे पूछेंगे कि भाई ये पैसा तो उसके लिए था, क्योंकि एक्चुअली वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर पहुंच चुके थे। इज्जत तो उनकी मार्केट में कोई बची नहीं थी, तो उन्हें बेइज्जत होने का तो कोई डर था ही नहीं, तो उन्हें इस बात की कोई परवाह भी नहीं थी एक्चुअली। अब घीसू थोड़ा फिलोसफिक वे में बोलता है, अगर इन पूरी सब्जी को खाने से हमारी आत्मा को इतनी ज़्यादा शांति मिली है, तो सोचो बुधिया की आत्मा को कितनी ज़्यादा शांति मिलेगी कि उसकी वजह से हमें खाना मिला है। और माधव अपना सिर झुकाते हुए बोलता है, हे भगवान, मेरी वाइफ को तू स्वर्ग में ही लेकर जाना। हम दोनों की बिल्कुल दिल से ये ही दुआ है। हमारी पूरी लाइफ में हम लोगों ने आज तक कभी इतना स्वादिष्ट खाना भी नहीं खाया जो उसके मरने की वजह से हमें मिला है, जो उसने मर के हमें खिलाया है। करीब 1-2 सेकंड बाद में माधव बोलता है, दादा एक दिन तो हम लोगों को भी यहाँ से जाना पड़ेगा, ये दुनिया छोड़कर। अब घिसू इस बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आज तो वो इतने सेटिस्फेक्शन के साथ में खाना खा रहा है और वो इस बात का जवाब देखे, इस बात के बारे में सोचकर अपना मूड फालतू ख़राब करे। तो इस बात को इग्नोर कर देता है और माधव इस पर दोबारा बोलता है कि अगर हम लोग कभी मर के ऊपर गए तो वो हमसे पूछेगी कि भाई तुमने मुझे एक कफन भी क्यों नहीं उठाया, मुझे एक कफन भी क्यों नहीं पहनाया। तो इस बात पे घेसू बोलता है कि भाई कफन उसे ज़रूर मिलेगा। अभी तू जानता नहीं है मुझे कि 60 साल मैंने इतनी मेहनत से क्या क्या कमाया है, कफन उसे ज़रूर मिलेगा। क्या क्या कमाया मतलब कितने लोगों को मैंने बेवकूफ़ बनाया, तो ज़रूर उसे कफन मिलेगा। घीसू ये बात बोलता है। माधो को इस बात पे यकीन नहीं होता। वो बोलता है, लेकिन अब हमें कफन देगा कौन? घिसू बोलता है, वही लोग देंगे जिन लोगों ने अभी हमें कफन के लिए पैसे दिए। हो सकता है इस बार वो शायद हमें पैसे ना दे, लेकिन डायरेक्ट हमें कफन दे दे, क्योंकि पैसे वैसे भी हमें देने भी नहीं चाहिए। अगर हमारे हाथ में दोबारा पैसा है तो दोबारा हम लोग इधर आके शराब पी लेंगे और खाना खा लेंगे, इसलिए हो सकता है शायद लोग इस बार हमें डायरेक्टली कफन ही दे दें। अब दोनों फादर और सन वहाँ पे पूरी खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, और साथ ही साथ शराब भी पी रहे होते हैं। हर कोई वहाँ पे उन लोगों को देख रहा होता है। ये उनके लिए कितनी ज़्यादा अच्छी किस्मत वाली बात थी कि उन दोनों के बीच में एक बॉटल थी आज। अब जब वो लोग खाना खा लेते हैं तो उसके बाद में कुछ पूरी बच जाती है। ये बची हुई पूरी माधव वहीं पे खड़े हुए एक गरीब भिखारी को दे देता है, जो गरीब भिखारी जिसकी आंखों में भूख साफ साफ दिखाई दे रही थी। और माधव को पहली बार फील होता है देने का एहसास, क्योंकि अभी तक उसने लोगों से लिया ही लिया था, तो देने की खुशी उसे पहली बार फील होती है। घीसू बोलता है उस भिखारी को ये पूड़ी देते हुए, इन पूड़ियों को खा लो, भर पेट के खाओ, और अपनी ब्लेसिंग उस औरत को देना जिस औरत ने मर के तुम्हें ये पूड़ी खिलाई है, जिस औरत की मौत की वजह से तुम्हें ये पूड़ियाँ मिली है। और माधव वापस से आसमान की तरफ देखता है और वो बोलता है, दादा वो सच में स्वर्ग ही जाएगी, वो जाके स्वर्ग की रानी बनेगी। और घिसू भी खड़ा हो जाता है और वो खुशी में झूमने लग जाता है। हाँ बेटा, वो ज़रूर स्वर्ग जाएगी। आज तक उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन फिर भी मरते टाइम वो कितना ज़्यादा परेशान थी, मरते टाइम कितना ज़्यादा दर्द उसने झेला। किसी ने उसकी मदद भी नहीं की, यहाँ तक कि हम भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आए। अगर वो स्वर्ग नहीं जाएगी तो क्या स्वर्ग वो अमीर लोग जाएंगे जो गरीबों के हाथ से रोटी का निवाला छीन लेते हैं? क्या वो गरीब लोग जाएंगे जो इतना पाप करने के बाद में गंगा में जाकर अपने सारे पाप धोकर आ जाते हैं? इन दोनों का ऑप्टिमिस्टिक मूड पूरी तरह से चेंज हो जाता है। यानी अभी तक जो ये खुश थे अब थोड़े सेंटिमेंटल हो जाते हैं, अब थोड़े से इमोशनल हो जाता है। और माधव बोलता है, लेकिन पापा बेचारी बुधिया ने बहुत ही ज़्यादा पीड़ा झेली थी, उसने बहुत ही ज़्यादा तड़प झेली थी, बहुत ही ज़्यादा उसने दर्द झेला था। मरते समय भी वो कितना ज़्यादा पेन में थी, कितनी ज़्यादा दर्द में थी, और वो अपने हाथ रख लेता है अपनी आंखों पर और जोर जोर से रोने लग जाता है। घीसू उसे मनाते हुए बोलता है, सांत्वना देते हुए बोलता है, रो क्यों रहा है बेटा, तुझे तो बल्कि खुश हो जाना चाहिए कि वो इस दुनिया के मोह माया से, इस दुनिया की जाल से बहुत ही ज़्यादा दूर जा चुकी है। इतनी कम उम्र में ही वो इस बंधन से मुक्त हो चुकी है। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत थी, किस्मत वाली थी कि इतनी जल्दी उसने इस जाल को तोड़ दिया, मोह माया रूपी जाल को तोड़ दिया। और दोनों वहीं पे खड़े होते हैं और गाने लग जाते हैं।
पूरा का पूरा जो वाइन हाउस था वो उन लोगों की बातें सुनकर, माधव और घिसू की बातें सुनकर और उन लोगों को देखकर स्पेल बाउंड हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। ये दोनों शराब के नशे में झूमते होते हैं, गा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं और फिर थोड़ी देर में वहीं पे गिर जाते हैं बेहोशी की हालत में। मतलब इतनी ज़्यादा इन्होंने पी ली होती है कि दोनों नशे की हालत में वहीं पे गिर जाते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, साथ ही साथ समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उसका आंसर करने की। इसी तरह की और मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए टीस ऑनलाइन के साथ, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप PDF वो भी एकदम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ DM भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलता है और किसी मज़ेदार वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।